हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा एक पॉलिटिकल साइंस का या पॉलिटी का एक टॉपिक जिसका नाम है फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले फेडरलिज्म पे मैंने कई वीडियोस बनाई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आपको नंबर वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल एप्पलबे, इन्होंने कहा था इंडिया इज कम्प्लीटली अ फेडरल स्टेट। इंडिया एक फेडरल स्टेट है। ठीक है, तो इंडिया की फेडरल स्टेट कैसी है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग फेडरल फीचर्स आर फाउंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे फर्स्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। जो रिटन होता है वो स्टेबिलिटी लेके आता है। ब्रिटिशर्स की तरह नहीं कि भाई अनरिटन है, कोई पता ही नहीं कब क्या डेवलप हो जाए। ठीक है, तो इसमें सिंपल इंग्लिश में मैंने लिखा है फेडरल सिस्टम इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में ये एक एग्रीमेंट होता है फेडरलिज्म। The conditions of agreement must be written so that अनसर्टेनिटी में बी एंडेड। रिटन फॉर्म में होना चाहिए जो उनके बीच में जो रूल्स रेगुलेशन है, ताकि जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है एंड इट हैज़ 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड मोर देन 90,000 वर्ड्स। तो ये रिटन फॉर्म में, तो रिटन फॉर्म में ये स्टेबिलिटी लेके आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये नहीं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से हर 2-2 मिनट के बाद चेंज होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड ऑल्सो। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स मेंशन इन आर्टिकल 368 फॉर मेकिंग अमेंडमेंट। अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मेजोरिटी ऑफ मेंबर पार्लियामेंट, जो 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जो भी प्रेजेंट मेंबर है उनकी वोटिंग की 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तो वो आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हो। एक तो पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आफ्टर पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द अमेंडमेंट बाय द मेजोरिटी ऑफ एमपीज, 2/3 मेजोरिटी तो उनकी है ही है, प्लस उनके साथ एटलीस्ट हाफ या हाफ से ज़्यादा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी मेजोरिटी होनी चाहिए। तो कई रूल्स ऐसे होते हैं जो 2/3 मेजोरिटी से ही चल जाते हैं, और कईयों में क्या करना होता है, 2/3 मेजोरिटी के साथ साथ जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं पूरे कंट्री में, उनमें हाफ से ज़्यादा स्टेट्स ये कहें, हाफ या हाफ से ज़्यादा स्टेट्स कहें कि ये रूल पास होना चाहिए या ये रूल में अमेंडमेंट आनी चाहिए, तभी होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन गिवन एक्सेप्टेंस। मतलब मेन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ क्या चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। एंड एनी लॉ पास्ड बाय यूनियन पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट वाले जो लेजिस्लेचर वाले हैं वो कोई रूल पास करते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये दोनों के दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो यूनियन पार्लियामेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी लॉ डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये जो फलां फलां काम है ये स्टेट गवर्नमेंट करेगी और फलां फलां काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और ये सब्जेक्ट्स जो हैं सेंटर और स्टेट दोनों कर सकते हैं। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। इन अ फेडरल सेटअप द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो पूरे मुल्क के इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, दे आर केप्ट इन यूनियन लिस्ट। वो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में आते हैं। द सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस आर केप्ट इन द स्टेट लिस्ट। जो लोकल लेवल पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। एंड दोज ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस आर केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। जो दोनों के लिए ज़रूरी हैं वो कंकरेंट लिस्ट में आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू सेवन्थ शेड्यूल के हिसाब से यूनियन लिस्ट के अंदर 98 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अंदर फॉरेन अफेयर्स, वॉर, डिफेंस, इंटरनेशनल ट्रीटी, सिटीजनशिप, रेलवेज एट्सेट्रा आ जाता है। और स्टेट लिस्ट में 62 सब्जेक्ट्स हैं, पहले से कम ही हुए हैं। तो इसमें पुलिस, जेल, जुडिशियल सिस्टम, लोअर कोर्ट्स एट्सेट्रा, पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा आ जाता है। बट दिल्ली में पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, क्योंकि दिल्ली क्या नेशनल कैपिटल रीजन है, तो उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर्स नहीं दी हुई एज फार एज पुलिस इज कंसर्न। तो तीसरा आ जाता है कंकरेंट लिस्ट। इसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पीनल कोड, मैरिज, डिवोर्स और लेबर यूनियंस का काम, इंसॉल्वेंसी, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अब इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे नहीं लिख सकता, 2-4 इंपॉर्टेंट लिखे एट्सेट्रा डाल दिया। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ, ड्यूल पॉलिटी। ड्यूल पॉलिटी का मतलब क्या है कि 2 टाइप की गवर्नमेंट चलेंगी। कैसे? देर इज़ वन यूनियन गवर्नमेंट फॉर होल इंडिया, पूरे इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। एंड स्टेट्स हैव देयर सेपरेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट्स हैं उनकी अपनी अलग अलग गवर्नमेंट्स चलेंगी, विच यूज टू मेक पावर इंटरेस्टेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों की दोनों जो हैं सरकारें, ये अपने हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके हिसाब से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट आता है बाय कैमरल लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर। बाय कैमरल मतलब, बाय का मतलब होता है 2 हाउसेज। तो इसमें 2 हाउसेज होते हैं। सेंट्रल लेवल पे भी 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, राज्यसभा को
काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, ये मैं और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और स्टेट लेवल पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेचर होता है, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे भी 2 आ गई और जो सेंट्रल लेवल है इस पे भी 2 आ गई। नेक्स्ट आ जाता है सुप्रीमेसी। और जो स्टेट लेवल है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक में 2 हों। स्टेट लेवल जो है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा 2 हों। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो 2 होती हैं, ज़रूरी नहीं है हो। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है, पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा होती है, वहीं पे डालते हैं, आमतौर पे ये नहीं रखते हर एक में। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। तो इसमें ये कंडीशन है कि जो जुडिशरी है वो सुप्रीम होनी चाहिए। जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव होनी चाहिए और सुप्रीमेसी मानी जाएगी इसकी। द जुडिशरी इज़ ग्रांटेड सुप्रीमेसी फॉर द प्रोटेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और उसे इंटरप्रेट करना, इसकी जो मेन है वो किसको दी जाएगी? जो मेन जिम्मेदारी है जुडिशरी को दी जाएगी। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सॉल्व करने की भी जिम्मेदारी जुडिशरी को ही दी जाती है। 8 पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होती है। अब ये इंडिपेंडेंट होती है नहीं होती, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता। अब मैं यहाँ पे बोल के अपनी वीडियो बैन कराना नहीं चाहता। आपको पता है इंडिपेंडेंट है या नहीं है, बस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बिकॉज जुडिशरी इज meant to protect and interpret the constitution। क्योंकि जुडिशरी का मेन काम है प्रोटेक्शन करना कॉन्स्टिट्यूशन की और उसे इंटरप्रेट करना। जुडिशरी हेल्प्स टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बना के रखती है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो जुडिशरी बोल सकती है, बोलती नहीं बोलती ये आपको पता ही है, ठीक है। इम्पार्शियल मेथड हैव बीन अडॉप्टेड। ये तो मुझे बहुत हंसी आती है कि इम्पार्शियल मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को अपॉइंट करने के लिए इम्पार्शियल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आपको पता ही है क्या होता है। एंड डिफरेंट मेथड्स हैज़ बीन अडॉप्टेड टू रिमूव देम फ्रॉम द ऑफिस। और उनको ऑफिस से रिमूव करने का एक ही मेथड है ज़्यादातर, जिस मेथड को हम कहते हैं इम्पीचमेंट करके निकाला जा सकता है। दे हैव अ लॉन्ग टेन्योर। उनका लॉन्ग टेन्योर होता है। आफ्टर रिटायरमेंट दे गेट हाई पेंशंस। उनको बहुत ज़्यादा पेंशंस मिलती हैं। और आपको पता ही है कि भाई जजों की ज़िंदगी में ऐसी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।